हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम सीजी टेट 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका फुल एनालिसिस करने वाले हैं कि किस प्रकार से 2024 में पूछा गया और अभी के ट्रेंड में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसको तो आप भली भांति जान रहे हैं, है ना। हमने 2025 से ही बता दिए थे, जब से हमने क्लास चालू किए अमीन पटवारी के, तब से हमने बताए थे कि जो पेपर होने वाला है वो नए पैटर्न पर आधारित होने वाला है। तो आगामी जो भी एग्जाम होगा, आपके सीजी टेट की बात करें, है ना, आपके मंडी उप निरीक्षक की बात करें, या आपके पास जो टीचर भर्ती जो सबसे बड़ा, है ना, महत्वपूर्ण जो आपके पास एग्जाम है, वो भी आपके नए पैटर्न पर ही सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो सीजी व्यापम में जो टेट का जो पेपर हुआ था 2024, इसमें भी आपको नए पैटर्न के सवाल देखने को मिले थे। ठीक है। तो हम दोस्तों बात करेंगे, ध्यान देना, 2024-25 में हुआ था ना, 2024-25 में हुआ था ये पेपर, है ना। ठीक है भाई, है ना। इसके जो पहले सवाल है हम ध्यान से देखने वाले, इस प्रकार से सवाल बनते हैं भाई। अब देखिएगा पहला सवाल क्या है, ध्यान समझना है। यहां पर जो भी सवाल है वो 3-4 टाइप के अलावा नहीं पूछा जा रहा है। पहला टाइप बनता है आपके पास कथन निष्कर्ष वाला सवाल, जैसे यहां पर दिया गया है। दूसरा सवाल होता है मिलान करने वाला, है ना। आपको सूची 1 और एक साइड सूची 2 दे दिया जाएगा, उनमें आपको मिलान करना रहेगा। इस मिलान वाले पद्धति में हो सकता अनुपातिक वैल्यू हो या ज्यादातर फार्मूला वाले, है ना, हमको सवाल देखने को मिलता है। तीसरा जो टॉपिक होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, कोई भी डेटा जो होता है, जैसे हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, घन घनाभ का आयतन निकालना हो, है ना, या आपको और जैसे कोई डेटा निकालना है, तो वहां पर उनके क्रम को पूछा जाता है। ये तीसरा टॉपिक बनता है। और चौथा टॉपिक ये होता है, आपको 4 कथन दे दिया जाएगा, उन 4 कथनों में से कौन कौन से कथन है ये चुनना है। तो 4 ही पैटर्न बन सकते हैं, है ना। इतना बिल्कुल अपने माइंड में बिठाकर रख लेना यार। क्लियर है। तो आज का हमारा पहला सवाल जो है ये कथन निष्कर्ष पर आधारित है। अब ध्यान से देखिएगा, बोला गया है पहला सवाल कि पी किसी, है ना, पी जो है यदि हम बात करें, ध्यान समझना, पूरा कंप्लीट नहीं था क्या। हाँ, ये सवाल है हमारा। क्या बोला गया है कि भाई पी किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, जबकि क्यू उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, तथा दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है। ये हमारे पास अभिकथन है। ध्यान समझना। फिर कारण में यदि दिया गया कि क्यू को आसान काम दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही कथन को क्या करना था, चुनना था भाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, मैं एक चीज कहूं कि भाई पी जो है यदि किसी काम को 10 दिन में करता है, और मैं बात करूं क्यू की, और क्यू कर लेता है 5 दिन में, तो आप एक चीज कहोगे कि इन टोटल वर्क ऑफ यूनिट की बात करें तो 10 और 5 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे 10, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल वर्क है वो 10 यूनिट का है भाई। ध्यान समझना। तो 10 यूनिट का काम है मान लो, और मैं केवल पी से कराना चाहूं, पी 10 दिन के काम को 10 दिन में करता है। आप देख पा रहे हो, पी जो है 10 दिन के काम को 10 दिन में करता है, तो हर दिन तो एक काम किया होगा भाई। हम क्या करेंगे, इस 10 से ये वाले 10 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब मैंने ये कहा कि क्यू जो है इसी 10 काम को 5 दिन में कर रहा है, तो हम 5 से भाग लगाएंगे 10 को, कितने बार जाएगा, 2 बार। तो मैं कह सकता हूं कि जो क्यू की बात करें तो क्यू हर दिन 2 काम करता है, तब जाके 5 दिन में वो 10 काम कंप्लीट करेगा। मानती हुई चीज को भाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये जो 1 और 2 आया है ये दक्षता है। ये क्या है भाई, दक्षता है। और किसी भी व्यक्ति को, है ना, किसी भी व्यक्ति को यदि पैसे का वितरण किया जाएगा, मजदूरी दिया जाएगा, तो वो दक्षता पर दिया जाता है, दक्षता के आधार पर दिया जाता है, ना कि उनके काम के समय पर। इतना याद रखना, टाइम पर नहीं दिया जाता, है ना, दिया जाता है दक्षता के आधार पर। अब एक ही चीज बताओ आप, यदि मुझे 10 काम कराना है, एक व्यक्ति 10 दिन में करेगा, एक व्यक्ति 5 दिन में करेगा, मैं दोनों को समान पैसे कैसे दूंगा भाई, है ना। एक व्यक्ति फास्ट कर रहा है, एक व्यक्ति स्लो कर रहा है, तो भाई हम एक चीज निर्धारित कर देंगे कि इनके दक्षता के हिसाब से इनको पैसा दिया जाए। जो ज्यादा फास्ट काम करेगा उसको ज्यादा पैसा, और जो डिम काम करेगा, धीरे काम करेगा, उसको कम पैसा दिया जाएगा। समझ
समझ आया भाई? तो यहां पर मैं एक चीज समझ गया कि P की दक्षता 1 और Q की दक्षता 2, इन दोनों की दक्षता अलग अलग है, तो इनको मिलने वाले पैसे जो होंगे ये भी अलग अलग होने चाहिए। यहां पर दिया गया है दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है, मैं कह सकता हूं कि भाई जो मेरा अभिकथन होगा दोस्तों ये बिल्कुल गलत होगा। आए भाई समझ में? अब हम बात करते हैं कारण के ऊपर आते हैं। कारण बोला गया Q को आसान काम दिया गया, ये कौन सा कारण हो गया भाई? हमने उसी काम को लगाया, उसी काम पर उन दोनों को लगाए हैं, तो P के लिए कठिन और Q के लिए आसान कैसे हो सकता है? दोनों तो व्यक्ति है, दोनों को ही काम करने, तो दोनों के लिए एक जैसे काम है, तो हम यहाँ पर सरल या कठिन की तो बात ही नहीं कर सकते। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर Q को आसान काम दिया गया, ये भी हमारे पास काम जो है ये गलत है भाई। हाँ, हो सकता है वो धीरे काम कर रहा है, उसके लिए कठिन हो सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं एक चीज तो कहूंगा कि यहाँ पर कथन भी गलत था और कारण भी गलत था। इस सवाल में कहीं ना कहीं त्रुटि हुआ जरूर है। हम एक चीज कहेंगे क्योंकि Q को आसान काम दिया गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो हम कहेंगे ये सवाल हमारे विलोपित होने चाहिए थे। ये क्या होने चाहिए थे? विलोपित होने वाले सवाल थे। खैर पूछा गया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल फिर, है ना, आप लोगों को विशेष जानकारी, है ना, चाहे मंडी उप निरीक्षक हो, मंडी उप निरीक्षक, सीजी टेट, आपके जो आगामी एग्जाम है फरवरी में होना है सीजी टेट, या हम बात करें सहायक शिक्षक, मैथ्स वाले हैं ना सहायक शिक्षक, इन सभी का जो कोर्स है मैथ्स रीजनिंग के, यदि आप परचेस करना चाहते हो नए पैटर्न पर, तो ये मात्र 449 रुपए की प्राइस पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। जितने भी सवाल कराऊंगा वो नए पैटर्न पर आधारित होगा, जिस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, अमीन पटवारी 2000 अभी जो आगामी पेपर हुआ है 2025 में, वो मेरे पढ़ाए हुए वहां से 5-4 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हूबहू प्रिंटेड फंस गए थे, है ना। मैंने नए पैटर्न के सवाल डिजाइन किए और ये सवाल आपको कहीं पर मिलने वाला नहीं है, ना ही कोई बुक में मिलने वाला है दोस्तों। क्लियर है? तो यदि आप परचेस करना चाहो, ज्वाइन करना चाहो, मंडी उप निरीक्षक हो, सीजी टेट हो या सहायक शिक्षक हो, तो हमारे ये एप्लीकेशन ऐप है सीजी मैपोलॉजी, है ना, एंड्रॉइड ऐप है सीजी मैपोलॉजी, सीजी मैपोलॉजी। यहां से आप, है ना, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर आप देख सकते हो। और मान लो दिक्कत हो रहा हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 75,870,56,55,9। इस नंबर पर आप संपर्क करके जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा भाई, है ना। याद रखना 75,870,56,55,9 है ना, जिसमें आपको ये सभी चीजों के बारे में, चाहे मंडी उप निरीक्षक की बात हो, है ना, सीजी टेट या सहायक शिक्षक, इन सब के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। ध्यान देना, ये सवाल आया था, गजब का सवाल था भाई, ध्यान समझना मेरी बातों को। क्या पूछा गया है? बोला गया है कि यहाँ पर अंडर रूट पॉइंट, उसके बाद 0.0001, फिर 001 दिया गया है, 0 दिया गया है इक्वल क्वेश्चन मार्क। एक चीज बताओ दोस्तों, यदि मैं आपसे एक चीज ही पूछना चाहूं कि भाई मेरे पास कोई डेटा दिया गया है 0.000, फिर 1, फिर उसके बाद फिर 3 0 दे दिया गया है, इस प्रकार से। मैंने एक चीज नोट करता हूं, यहां पर ध्यान देना कि भाई मान लो दशमलव के बाद कोई अंक आया, ठीक है, दशमलव के बाद मान लो मैंने कोई अंक देखा 07, इसके बाद लास्ट में यदि कोई अंक आया, उसके बाद आप चाहे अनंत 0 क्यों ना लगा दो, इसका मान वही रहने वाला है, 0.07 ही रहेगा। इधर 0 लगाने से इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना आपने अपने माइंड में बिठा कर रख ही लो भाई, है ना। हम यदि कोई अंक आने के बाद उधर और 0 देखते हैं तो 0 आपके लिए पूरा बेकार डेटा है। यहां पर इस सवाल में हम देखेंगे कि यहां पर दशमलव के बाद 000, फिर 1 आया, 1 के बाद जैसे 00 आना चालू हुआ तो मैं समझ गया कि ये जो 3 0 है ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। मतलब कुल मिलाकर ये डेटा मुझे ये बताना चाह रहा है कि ये 0.0001 के तुल्य है, इतना मान लो। अब हमको क्या निकालना है, इसका अंडर रूट बाहर करना था भाई। तो हम कहेंगे जोड़ी, जब तक जोड़ी बनेगा नहीं तब तक हम
पेयर बाहर नहीं निकाल सकते तो कितने जोड़ी बनेंगे? आप कहोगे ये 2 जोड़ी दशमलव के बाद, और ये 1 जोड़ी और ये 1 जोड़ी। एक का तो जोड़ी नहीं होता ना भाई, एक कैसे जोड़ी होगा? जोड़ी होने के लिए कम से कम 2 लोग होते हैं ना भाई, मैक्सिमम की बात करें तो भी 2 लोग, है ना, मतलब 2 लोगों से ही जोड़ी का निर्माण होता है, एक लोग तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर दशमलव के बाद 2 जोड़ी बना है, मतलब 2 अंक बाहर आएंगे भाई, तो मैंने कहा दशमलव का मैंने लिख दिया दशमलव। अब दशमलव के बाद कितने जोड़ी निकलना चाहिए? तो मैंने कहा 1 जोड़ी बाहर आएगा, क्योंकि 2 पेयर है और एक एक से एक एक बाहर निकलेगा। तो आप एक चीज बताओ, 0.001 किसका वर्ग होता है? तो आप कहोगे भाई ये होता है 1 का, तो मैं कहूंगा 0 और 1। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये क्या होगा? 0.01 होना चाहिए। इसके बाद हम डायरेक्ट बात करेंगे ऑप्शन पर। यहां पर देखिएगा 0.001, ये वाले डेटा जो है पहला वाला, ये कथन आपके बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए 0.01 में आना चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पर, देखो बी वाला 0.01 दिया गया है, मतलब मैं कह सकता हूँ बी वाला एकदम क्या होगा? करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट वाले की बात करें दोस्तों, यहाँ देखो दशमलव के बाद 0.1 के बाद 0 आया, तो ये वाले 0 को काट दूंगा, तो ये फिर मेरे लिए वही बन गया 0.01। तो ये वाला सी वाला जो भी कथन होगा ये भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे डी वाले में, तो यहाँ पर देखो 0.01 के बाद फिर 2 जीरो आए, तो इन 2 जीरो को मैं क्या कर दूंगा? काट दूंगा, तो ये मेरे लिए फिर 0.1 के बराबर हो गया, तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस आधार में देखें तो हमने 3 हमारे जो कथन है वो करेक्ट हो रहा है। कौन से? बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कई लोगों के मन में इस सवाल को लेकर कंफ्यूजन है कि ऐसा नहीं होगा, कमेंट भी मारते थे, ठीक है, लेकिन होगा तो यही होगा, आप मानो या ना मानो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट डेटा, 1 हेक्टोलीटर के डेटा पूछा गया यहाँ पर। ये एक्चुअल में द्रव्य को मापने की इकाई होता है हेक्टोलीटर। दोस्तों ध्यान समझना, मैं डेटा लिखा देता हूं। मैंने एक चीज देखा कि 1 हेक्टोलीटर की जो वैल्यू होता है, ये होता है आपके पास 100 लीटर का बनता है, आपको पता होना चाहिए 1 हेक्टोलीटर। क्लियर है? ये हमने देखे 1 हेक्टोलीटर में 100 क्या होता है भाई? लीटर होता है। अब मैं बात करूंगा यदि 1 लीटर की बात करूं, तो 1 लीटर में होता है मेरे प्यारे दोस्तों 100 सेंटीलीटर। क्या होता है भाई? 100 सेंटीलीटर का होता है 1 लीटर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मैं बात करूं 1 लीटर में, यहां पर इसके अतिरिक्त और क्या दिया गया है? 1 लीटर में एक दिया गया है सेंटीलीटर हो गया। डेसीमीटर की बात करें तो 1 लीटर में आपके पास 1 डेसीमीटर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 डेसीमीटर होता है। फिर मैं यदि बात करूं, ये डेसीमीटर भी होगा, सेंटीमीटर की बात करें तो 1 लीटर में ही 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर होता है। और यदि मैं घन मिलीमीटर की बात करूं तो आपको याद रहना चाहिए कि 1 लीटर में आपके पास 0.00000 इतने आपके पास घन मिलीमीटर होता है, घन एमएम लिख दिया हूं, ठीक है, मिलीमीटर होता है। ये डेटा हमको पता है। अब ध्यान समझेंगे, 1 हेक्टोलीटर के तुल्य है। यहां पर डेटा आया गया है सेंटीमीटर में। अब मैंने कहा 1 हेक्टोलीटर में कितने लीटर? तो आप कहोगे 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर। क्लियर है भाई? तो मैंने तो कहा 1 हेक्टोलीटर का निकालना है, तो मैं तो पहले 100 लीटर तो लिखूंगा, ध्यान समझना। फिर यहां पर लिख देता हूं 1 हेक्टोलीटर, मतलब मैं लिख दिया 100 लीटर के बराबर। और आपको पता है कि 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होता है? तो आप कहोगे 100, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे हम किसका? 100 का। तो आप कहोगे 100 और 100 का गुणा होगा दोस्तों, तो ये 10,000 के बराबर हो जाएगा, 10,000 सेंटीलीटर। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि पहला वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये एकदम क्या होगा? करेक्ट होगा। फिर यदि मैं घन डेसीमीटर की बात करूं, तो अभी मैं बताया हूं कि घन डेसीमीटर की यदि हम बात करें तो 1 लीटर में 1 डेसीमीटर होता है, 1 घन डेसीमीटर होता है, किसमें? 1 लीटर में। तो भाई हमारे पास हेक्टोलीटर में, 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर होता है, तो हम कहेंगे 100 लीटर तो लिखना ही है। और 1 लीटर में आपके पास 1 घन डेसीलीटर होता है, तो 1 का गुणा कर देंगे, तो किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे 100 घन डेसीलीटर के बराबर होगा। और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट कथन हो जाएगा, बी वाला। क्लियर है? यदि मैं नेक्स्ट वाली की बात करूं, सी वाले कथन की बात करूं, तो ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों। अब घन सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो हमको पता है 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोलीटर में कितना होता है? तो आप कहोगे 100 लीटर तो होता ही है। और मैंने एक चीज बताया हूं कि 1 लीटर में आपके पास कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1000 होते हैं। तो भाई मुझे 1000 का गुणा करना पड़ेगा, और 1000 का गुणा करूंगा तो
ये 2 जीरो और इधर 3 जीरो, इतने आने चाहिए, टोटल 5 जीरो तो आने चाहिए। यहाँ पर टोटल कितने जीरो है? 4 जीरो, इसलिए सी वाला कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। यदि मैं लास्ट वाली की बात करूं घन मिलीमीटर की, तो मैं अभी बताऊं कि 1 लीटर में होता है 10 लाख, है ना भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो 10 लाख मतलब 6 जीरो तो रहेगा ही आपके पास, 3 4 5 और ये 6, और ऊपर से हम 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर होते हैं, गुणा कर देंगे, है ना भाई? क्योंकि 100 लीटर तो होता ही है। एक घन, सही तो किया हो ना? घन मिलीमीटर का बताना है ना हमें तो, हाँ घन मिलीमीटर का बताना था, ठीक है। तो ये आपके पास 6 जीरो और ये 2 जीरो और हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में इतने होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हेक्टोलीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि 10 की पावर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस हिसाब से वाला डी वाला कथन भी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे तो ए बी और डी जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल बने तो इन सवालों को बहुत बेहतर अंदाज में आपको क्या करना है? बनाना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला डेटा ये पूछा गया था, 4 भिन्न दिया गया है, 3 सही 1/4, 2 सही 5/8, 4 सही 3/4 और 5 सही 7/4 का औसत क्या होगा? ये पूछा गया है भाई। क्लियर है? यही डेटा हमको पूछा गया है और इन डेटाओं के आधार पर हमको क्या करना है? जानकारी देना है। अब मैंने एक चीज कहा, एक है 3 2 4 और 5 दिया गया है, ध्यान समझने मेरी बात को। 2 है ना भाई, यहाँ पर सामने वाली अंक की बात करूं तो एक 3 दिया गया है, 2 4 और 5। आप खुद अनुमान लगाओगे, जो औसत आएगा, है ना भाई, मैं एक जान सकता हूं, यहाँ पर मैं खुद बता सकता हूं कि ये 5 से बड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी डाटा 5 है, तो 5 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये बी भी नहीं हो सकता और ना ही आपके पास सी हो सकता है। अब जो भी आंसर होगा आपके पास या तो ए होगा या डी होगा, और एकदम निकटस्थ भी है दोस्तों, है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे। 4 या 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 13/4। ओके, फिर हम देखेंगे 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना होगा? तो आप कहोगे 21/8। ओके, है ना। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 4 चौके 16 और 16 और 3 19/4। ठीक है भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 पंचे 20 और 20 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 27/4 हो जाएगा। क्लियर है? मैं चाहता हूं कि यहां से भिन्न एक जैसे बन जाए, एक जैसे बन जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो एक जैसे बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? सभी जगह 8 का क्या कर देता हूं? गुणा कर देता हूं। या मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर नीचे 2 का गुणा कर सकता हूं भाई। तो मैंने कहा 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26, और नीचे में 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। उसी प्रकार ये तो ऑलरेडी हर में आपके पास 8 है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 19 दूनी कितना हो जाएगा? आप कहोगे 38, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। उसी प्रकार 27 दूनी 54, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। मेरा कैलकुलेशन कुछ अलग रहता है यार। क्लियर है? अब मैंने देखा कि इसके सभी के जो बेस है वो सेम हो गए 8 8। अब मैं सभी को यदि मान लो ऐड कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास औसत का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे कि औसत बराबर सभी प्रेक्षणों को योग, सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग को उनकी संख्या से हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। संख्या से क्या कर देते हैं भाई? भाग देते हैं। तो हमको जो आता है वही हमारा क्या होता है? औसत होता है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो भी प्रेक्षण आया है, एक तो क्या क्या मिल गया? तो आप कहोगे 26/8 प्लस मैंने कहा 21/8 प्लस मैंने कहा 38/8 प्लस हम देखेंगे 54/8। क्लियर है? बटे जो भी होगा आपके पास 4 संख्या, तो 4 तो हमको लिखना ही पड़ेगा। हम ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 4 8 12, 12 1 13, 13 6 17 की 7, हाथ क्या ही 1, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 हो गया 13, है ना। नीचे में 8 रहेगा और 8 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप कहोगे 8 चौके फिर तो 32 हो जाना है। यदि हम 32 का पहाड़ा पढ़े तो 32 चौके होता है 128, बच गया हमारे पास 11/32 जो होगा ये हमारा क्या होगा? एवरेज। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल यहां पर दिया गया है 0.72 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज बताओ, कोई भी संख्या जो पूर्ण होता है वो अपने आप में 100, जैसे 1 की बात करूं तो 1 अपने आप में कितने परसेंट के बराबर है? तो आप कहोगे 100 के बराबर है। मतलब मैंने एक चीज देखा कि इस 1 को 100 बनाने के लिए मैंने 1 में कुछ नहीं 100 का गुणा कर दिया बस।
तो बन गया कितना, ये 100% आप मान सकते हो भाई। तो उसी प्रकार मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे जो 70.72 दिया गया है, इसमें भी मैं 0.72 में 100 का गुणा कर देता हूं। 100 का गुणा करते ही हमको मिलेगा ये 72% के बराबर। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है भाई, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर। एक व्यक्ति ने 2 स्कूटी में से प्रत्येक को 98,000 रुपए में बेचकर एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि उठाई, तो पूरे लेन देन में से कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, कंडीशन 2 प्रकार के बनते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि जब 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो, 2 वस्तु के क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य क्या हो, समान। दूसरा कंडीशन बनता है कि 2 वस्तु के विक्रय मूल्य जो हो ये समान हो, विक्रय मूल्य क्या हो जाए, समान, है ना। ये दोनों बेस पर कई बार सवाल पूछा जाता है और हम क्या होते हैं, भटक जाते हैं। अब ध्यान समझना, जब 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो, मतलब मैं ये कहना चाहूं मैं 2 वस्तु खरीदूं लेकिन समान मूल्य पर खरीदूं। एक को यदि 100 रुपए में खरीद रहा हूं तो दूसरे वस्तु को भी 100 रुपए में क्या करूंगा, खरीदूंगा। लेकिन कंडीशन ये रहना चाहिए कि मैं एक को समान लाभ प्रतिशत पर और एक को समान हानि प्रतिशत पर बेचूं, तभी ये नियम लागू होगा। ये भी याद रखना, मैंने समान लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहता हूं। यदि एक को मैं 100% के लाभ पर बेचूंगा तो दूसरे को मैं 100% के हानि पर बेचूंगा। तो हमेशा याद रखना, यदि 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो जाए तो इस सौदे में कभी भी कोई भी लेनदार या देनदार हो, इसको ना तो न लाभ होता है, न लाभ न हानि होता है। इतना आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना। जब आपको लगे कि 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य यहां पर क्या दिया गया है, प्रत्येक वस्तु को बेचा गया है मतलब विक्रय मूल्य है, यहीं पर खरीदा गया होता और एक को 15% लाभ और दूसरे को 15% हानि पर बेचा जाता, तो इसमें ना तो लाभ होता और ना ही हानि होता। यहाँ पर 98,000 दिया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो हमारे लिए बेकार डाटा था, हमारे लिए बेकार डाटा था, इसको हम कुछ करने वाले नहीं है। क्लियर है? दूसरी चीज दोस्तों, जब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो जाए और एक पर उतने परसेंट का लाभ जितने परसेंट की हानि हुई है, तो हमेशा हानि होता है। इतना मेरे याद रखना, हमेशा हानि होता है। और हानि प्रतिशत ज्ञात करने का फार्मूला होता है, आपको याद रखना, x का स्क्वायर बटे 100। x यहाँ पर जो भी परसेंट दिया रहेगा वो है, तो हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर बटे 100 कर देंगे, तो आप कहोगे 15 का वर्ग होता है 225 बटे 100 और 225 को 100 से भाग देंगे तो 2.5% की हमेशा क्या होता है, हानि होता है। तो यहाँ पर लाभ वाला तो कैंसिल था, हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका करेक्ट होगा। और ये 2 कंडीशन बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाकर रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जैसा मैं 4 टाइप बताया था कि सवाल पूछे जाने के जो क्रम है, ये 4 टाइप के पूछे जाते हैं। अब b घंटा में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर चाल। अब चाल का फार्मूला क्या होता है भाई, तो आप कहोगे चाल का फार्मूला होता है भाई, हम कहेंगे दूरी को जब समय से भाग दिया जाता है तो चाल मिलता है। क्लियर है भाई? तो b घंटा में मान लो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर चाल क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई दूरी को क्या करेंगे, चाल समय से भाग देंगे। तो पहला का क्या होगा, ये होना चाहिए आपके पास, है ना। चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे चाल बराबर होता है भाई दूरी बटे समय। और दूरी दिया कितना गया है, a, और समय कितना है, b। तो आपका करेक्ट क्या होगा, a बटे b। क्लियर है? b मीटर प्रति सेकंड को आपको बदलना था किसमें, किलोमीटर। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब मीटर को किलोमीटर में बदला जाता है तो हमेशा याद रखना, है ना, मीटर को किलोमीटर, मान लो 20 मीटर है तो हमेशा 18/5 से क्या कराया जाता है, गुणा। और किलोमीटर को मीटर में बदला जाता है तो 5/18 से गुणा किया जाता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना यार, है ना। मीटर को बदलना है मान लो किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे कि भाई छोटे को बड़े में, तो बड़ा ऊपर में रहेगा नीचे में छोटा, है ना, ये वाला क्रम। लेकिन बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटा ऊपर में रहेगा और नीचे बड़ा में, है ना। तो जो भी निकालना रहेगा, छोटा निकालना तो छोटे को ऊपर में कर देना और बड़ा निकालना रहेगा तो बड़े को ऊपर में कर देना। क्लियर है? समान दूरी 1 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर औसत चाल, है ना। जब मान लो एक ही दूरी को तय करना हो, एक ही दूरी को तय करना हो तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, तो ट्वाइस ऑफ AB
और a प्लस बी के बराबर होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपके पास पहला तीसरा का। लास्ट बच गया b घंटा में 1 किलोमीटर की दर से तय की गई दूरी। आपको दूरी का फार्मूला निकालना था, तो 4 गुना समय होता है, तो ये आपके पास बी भी करेक्ट होगा। क्लियर है। अब हम मैच कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि भाई मैच कराने पर हम कहेंगे पहला का डी आना चाहिए। पहला का डी एक ही ऑप्शन में, बाकी चेक भी नहीं करता तो भी मेरा आंसर आ ही जाता है, तो कहेंगे कि ये आपका जो डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, लेकिन वहां पर आपको रिवर्स में पूछ दिया गया है ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए का मान क्या होगा। कई लोगों को लगता है कि बनाते नहीं बनता, कैसे बनाएंगे सवालों को। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना, मैं सिर्फ पहले वाले डेटा को ध्यान में दे रहा हूं। यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है और इनका अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट ये तो कह सकता हूं कि ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3 है। क्लियर है। अब मैं मान लो मुझे निकालना क्या है, ये वाला डेटा निकालना है भाई, ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए। अब आप कहोगे कि ए का मान क्या है 1, तो मैं 1 लिख दिया, बी का मान 2 तो 2 है ना, फिर अनुपात बी का मान 2 और सी का मान 3, अनुपात सी का मान 3 और ए का मान 1, यही लिखेंगे भाई। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले हर का क्या निकालते हैं एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, आप कहोगे 6, तो 6 का गुणा सभी जगह कर दूंगा, 1 बटे 2 गुणा 6 अनुपात 2 बटे 3 गुणा 6 अनुपात 3 बटे 1 गुणा भी मैंने कर दिया 6। आप देख पाओगे ये कटेगा भाई किसी ना किसी से, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 का गुणा 1 के साथ होगा तो 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और ये 1 से काटेंगे तो 6 बार में और 6 के कितना हो जाएगा 18। तो हम देखेंगे कि पहले वाला जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 3 4 18 आना चाहिए, मतलब पहला का सी आना चाहिए। हम डायरेक्ट चेक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर आपको पहला का सी मिल रहा है, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये करेक्ट होगा। बाकी को आप सेम पैटर्न में बनाना है और ज्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको सभी का निकालने की जरूरत नहीं है, जो मैच किया उसी हिसाब से आपको क्या करना है, ऑप्शन मार देना है। कई लोगों को यहाँ पर टाइम लगने लगता है क्योंकि वो सभी डेटाओं पर एनालिसिस करना चाहता है, इतना टाइम नहीं है भाई, है ना, इतना टाइम नहीं होता। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भुजाएं तथा एक विकर्ण 2D1 वाले समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों रोम्बस, और रोम्बस क्या होता है भाई, तो एक वर्ग को हल्का तिरछा कर दिया जाए तो ये रोम्बस। इनके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन कोई भी कोण बराबर नहीं होता। मतलब बराबर कहने का मतलब है ये कोण अल्फा है तो ये कोण अल्फा होगा, और ये कोण यदि बीटा है तो ये वाला कोण भी बीटा होगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इनके विकर्ण की बात करें तो इनके विकर्ण का मान अलग अलग होता है, क्योंकि भाई क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जिसका कोण का मान, जो कोण बड़ा होगा उसके सामने वाला विकर्ण का मान बड़ा होगा, तो ये मैंने कर दिया D1 और ये होगा हमारे पास D2। अब आप एक चीज देखोगे कि अब यहां पर हम देखेंगे कि भुजा A है ना, भुजा का मान दिया है और विकर्ण 2D1 वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। अब मान लो इस रोम्बस का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। मतलब मैं एक तो कह सकता हूं कि जब तक मुझे दोनों विकर्ण नहीं मिलेगा तब तक मैं क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकता। यहां पर केवल एक विकर्ण दिया गया है, तो मेरा काम होना चाहिए कि मैं दूसरा विकर्ण भी ज्ञात कर लूं। तो दूसरे विकर्ण 2D2 का मान सूत्र ये होगा, मतलब दूसरा विकर्ण निकालने का पहले में ही दिया गया है कि भाई हम दूसरा विकर्ण निकालने तब तो फार्मूला में मान रखेंगे। और आपको पता है स्टार्ट कहां से होगा, ए से होगा। कहां से होगा, ए से होगा, मैं समझ गया था। और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उसमें केवल एक ही जगह आपके लिए ए था, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, ए दूसरे विकर्ण पर, उसके बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मान रखना चाहेंगे, ये जो फार्मूला है क्षेत्रफल का ये रखेंगे, उसके बाद D1 और D2 का मान रखेंगे, तो ये दूसरा होना चाहिए, ये तीसरा, और लास्ट में इसका जब गणना करेंगे तो जो डेटा मिलेगा वो हमारे लिए क्षेत्रफल ही होगा। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अगला, फिर यदि भिन्नों 0.75 3/5 7/25 और 1.57 को अवरोही, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में
ले जाए तो शुरू में तीसरा भिन्न कौन सा होगा, मतलब सबसे बड़े, फिर उसके बाद छोटे, फिर उसके बाद छोटे, छोटे बहुत छोटे कर देना है। क्लियर? तो तीसरे क्रम में आपको बताना है। तो मैंने कहा ये वाले डाटा की बात करूं तो ये हो गया भाई 0.75, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। यदि मैं 3 को 5 से भाग लगाऊं तो आप कहोगे दशमलव लगा देते हैं, ये हो गया 30, 5 छक्के 30। क्लियर है? फिर यदि नेक्स्ट की बात करें 7 बटे कितना दिया गया है 25, अब यहां पर दशमलव लगा देते हैं, है ना, तो ये हो गया 70, 25 दूनी हो गया 50, है ना, बच गया हमारे पास 20 और 25 8। क्लियर है भाई? तो ये हो गया। और एक डेटा हमारे पास दिया गया है 1.57। अब आप ही बताओ 0.75, 0.6, 0.28 और 1.57 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप कहोगे सबसे बड़ा है भाई 1.57। ये हमारे पास पहले नंबर पर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जस्ट उससे बड़ा तो ये 0.75 बड़ा है, 0.75 ये दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर की बात करें तो ये 0.6 जो है ये होना चाहिए। क्लियर है? और सबसे छोटा जो होगा दोस्तों ये चौथे क्रम में होना चाहिए 0.28। अब आपको तीसरा क्रम पूछा गया तो तीसरा क्रम में क्या है 3/5 जो होगा ए वाला ऑप्शन ये हमारा क्या होगा दोस्तों यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? आ रहा है मजा? क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, है ना। अब आगे देखते हैं, ध्यान समझना। यदि मैं ये कहूं यदि x स्टार y का मान जो है x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x प्लस y है, तब मुझे ये वाले डेटा बताना था 0*1 फिर ब्रैकेट फिर *2 का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज तो समझ गया कि भाई यदि मान लो x स्टार y की वैल्यू है ना x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy और ये x प्लस y के रूप में है, तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं फिर तो ये डेटा आपके लिए x प्लस वाई के क्यूब के रूप में होगा, तभी जाके इस फार्मूला का नेतृत्व करेगा, अन्यथा ये नहीं कर सकता। मानते हो इस चीज को भाई? ठीक है। यदि मैंने एक चीज कहा कि कहीं ना कहीं स्टार का मतलब x प्लस वाई और होल क्यूब के बराबर है, तभी ये हो सकता है कि ये फार्मूला का नेतृत्व करे। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर मैं ज्यादा कचपच नहीं करूंगा। यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0 स्टार के जगह प्लस और इसके बाद इसका क्यूब कर दूंगा, फिर स्टार की जगह प्लस और उसके बाद 2 है तो 2 का क्या कर दूंगा, फिर मैं होल क्यूब कर दूंगा। आप कहोगे 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1 है ना, और 1 का क्यूब प्लस 2 होल क्यूब हम कर देंगे तो आप कहोगे 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब यदि हम जस्ट करेंगे दोस्तों तो 1 और 2 3 और 3 का क्यूब होता है 27। इसको तो हम आंख बंद करके मारते। एक ही डेटा था जो पूर्ण क्यूब था, वो था केवल 27। एक भी है लेकिन एक इतना छोटा हो जाता कि ये तो मान होगा नहीं, तो जो 27 होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मान पुट करने मत रहना यहाँ पर। क्लियर है? आ रहा है ना समझ में? ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर दो संख्याओं a तथा b के एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध क्या होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक फार्मूला हमने देखे हैं, एक होता है हमारे पास पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या है ना बराबर एलसीएम गुणित क्या होता है, एचसीएफ होता है। यहाँ पर पहली संख्या a दूसरी संख्या b बराबर एलसीएम गुणा क्या होना चाहिए, एचसीएफ। यही फार्मूला है भाई, सब लोग जानते हैं इस चीज को। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो भी दिया गया है कि एलसीएम जो होगा, एक चीज बताओ, एलसीएम तो आपके पास ए बी का होगा ना, एलसीएम ए और बी का ही होगा। एचसीएफ आपको ए और बी का ही निकालना है। मतलब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ए इंटू बी बराबर मैंने लिख दिया कि भाई ए और बी का एलसीएम है ना, फिर मैं लिखना चाहता हूं इंटू इसी ए और बी का क्या लिख दूंगा मैं, एचसीएफ। यही तो लिखना था मुझे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, तो केवल एक ही ऑप्शन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो इसका नेतृत्व कर रहा था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी होता, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। देखते हो नेक्स्ट सवाल, फिर टाइम कैलकुलेटर से दिनों घंटों मिनटों और सेकंड का योग ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। मान लो आपको कैलकुलेटर दे दिया जाए और कैलकुलेटर के आधार पर आपको दिन निकालना हो, घंटा मिनट और सेकंड ज्ञात करना रहेगा, तो आप क्या करना चाहोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम कथन पढ़ेंगे, कैलकुलेटर के एड प्लस को प्रविष्ट करेंगे, तो होगा नहीं भी। पहले आप एड प्लस क्यों करोगे, जब आप कुछ डेटा फिक्स किए ही नहीं हो तो कैसे आप पुट कर सकते हो, तो ये होगा नहीं। पुनः DHMS के मानों को कैलकुलेट में एक शब्द आया गया है पुनः,
भाई आप कुछ किए बिना पुनः कैसे उसको डबल रिपीट कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। कैलकुलेटर फलन को प्रविष्ट करेंगे नहीं, सबसे पहला होगा DHM और S, मतलब दिन, घंटा, मिनट और सेकंड को कैलकुलेटर में सबसे पहले हम दर्शाएंगे। तो ये डी वाला जो होगा ये हमारा पहला होगा। यहाँ पर हमारे पास 4 है ना, क्या दिया गया है, तो मैं कहूंगा 4 यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया, जहां पर स्टार्ट केवल एक ही जगह डी से होता है, वो है सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये राइट होगा। भाई सबसे पहले DHMS को कैलकुलेटर में प्रविष्ट करेंगे, उसके बाद हम एड को प्रविष्ट करेंगे, फिर हम जो पहले लिखे थे DHMS उसको फिर लिखेंगे, और लास्ट में हम कैलकुलेटर के फलन के माध्यम से उसको प्रविष्ट कर देंगे। तो सी वाला जो होगा ये हमारा चौथा होगा। आप देखोगे डी फिर ए फिर बी और सी, तो ये होगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, मजा आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। जो मैं 4 तरीका बताया था, जो व्यापम आजकल पूछे रहा है उसी पर बेस्ड है ना। और हमारा जो क्लास है वो तो कंटिन्यू चलते रहेगा, नए पैटर्न पर, और हर एक चैप्टर का इतना सवाल करा दूंगा मैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम कोई अलग चीज पढ़ रहे हैं भाई, है ना। एग्जाम में भी बैठोगे तो देख कर मारोगे, बता रहा हूं, इतना तो आप गारंटी ले सकते हो यार। क्लियर है? अब ध्यान समझना, एक घनाभ का आयतन ज्ञात करने के निम्नलिखित चरणों को लिखना है। अब घनाभ जो होता है ये 3D आकृति होता है, ध्यान समझना। ये मेरे पास एक आकृति है, ठीक है भाई, ध्यान समझ लीजिए। अब इसमें हम क्या देखते हैं, एक होता है लंबाई, एक होता है आपके पास चौड़ाई, और एक होता है इसका ऊंचाई दोस्तों। क्लियर है? और हमको ये पता है कि आयतन का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है ऊंचाई, और हमको आयतन ही क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम ध्यान से देखेंगे, क्या हम डायरेक्ट घनाभ के आयतन का फार्मूला लगाएंगे, v बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या हम L इंटू बी इंटू एच ज्ञात कर लेंगे, या घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करेंगे, या LBH का मान रखेंगे। तो मैं सबसे पहले एक चीज देखूंगा कि यहाँ पर लंबाई क्या है घनाभ की, चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है, ये ज्ञात करना सबसे पहला मेरा काम होना चाहिए। क्योंकि जब तक मुझे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही नहीं पता रहेगा मैं सवाल कैसे बनाऊंगा। तो ये मेरा होना चाहिए, पहला नंबर का होना चाहिए मेरे पास क्या, सी वाला। ध्यान समझना, ये मेरा पहला होना चाहिए। अब हम देखेंगे सी कहां पर स्टार्ट हो रहा है भाई, तो आप कहोगे एक ही डेटा तो है, तो ये जो होगा हमारे पास पहला जो ये करेक्ट है। और इसमें आपको लगता है टाइम लगता है, कहां से टाइम, 10-10 सेकंड का सवाल है और कुछ नहीं इन सवालों पर। क्लियर है? ठीक है, हम तो बड़े बड़े सवाल को 10-10 सेकंड में निपटाते थे, एसएससी के 30 सवाल को 10 सेकंड मिनट में निपटाया है। क्लियर है? तो आप देखोगे एक घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित करना था, तो आप कहोगे घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका निर्धारण पहले करेंगे। ठीक है, निर्धारण करने के बाद हम क्या करेंगे भाई, तो जो LBH का मान तो नहीं रखेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई उसके बाद हम एक ही चीज कर सकते हैं, LBH का जो मान होगा इसको पुट करने की कोशिश करेंगे कि इसका मान क्या है। तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। फिर हम जो भी आपके पास इनका मान रखने के बाद गुणा करेंगे, LBH ये मान निकलेगा, और निकलने के बाद जो डेटा होगा वही आपके लिए किसका काम करेगा, आयतन का काम करेगा। और ये आपके पास होना चाहिए तरीका। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर, संख्या 53, 76, 82 में 7 की स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा पूछा गया। अब एक चीज बताओ दोस्तों, एक तो स्थानीय मान और जाति मान होता क्या है। स्थानीय मान का मतलब है उसकी स्थान के मान। ठीक है, तो मैंने एक चीज कहा यहां पर, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि भाई यदि मेरे पास 53, 76, 82 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पीछे तरफ से इसको काउंट करेंगे, सबसे पहले 2, तो 2 इकाई स्थान में है तो इसका स्थानीय मान 2 होगा। 2 दहाई 8 की बात करें तो 8 में हमने 8 लिख दिया, और 8 के पहले कितने अंक है, तो आप कहोगे 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे, 80 है इसका। ठीक है, यदि मैं 6 की बात करूं तो 6 के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे, तो 1 और 2 अंक है, तो 6 के बाद इधर 2 जीरो लगा देंगे। 7 की बात करें तो 7 के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3, तो 7 के बाद इधर 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है भाई, उसी प्रकार 3 की बात करें, ठीक है, तो 3 के बाद कितने अंक है, तो आप कहोगे 3 के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो 4 जीरो लगा देंगे। और क्या है इसमें, ठीक है, बच गया 5, और 5 के बाद फिर 5 जीरो होंगे आपके पास, 1 2 3 4 अंक और 5। क्लियर है? ये जो होता है स्थानीय मान, मतलब उसके स्थान की वैल्यू बताता है कि 2 इकाई स्थान पर जो आपके पास 8 है, ये 82 मतलब 80 के करीब करीब है, मतलब ये इसका दहाई स्थान 80 होगा।
क्लियर है भाई। अब जाति मान की बात करें तो प्रत्येक चीज का अपना एक जाति होता है, वो चेंज नहीं होता। 7 मतलब 7, 6 मतलब 6, जो उसका वास्तविक मान है वही उसका जाति मान होता है। अब यहाँ पर 7 के बोला गया है केवल, तो 7 की स्थानीय मान है 7000 और जाति मान तो 7 ही होगा। तो इन दोनों में जैसे अंतर करेंगे दोस्तों, 6993 होगा, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। और केवल एक ही जगह सी वाला कथन करेक्ट होगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं और लास्ट सवाल, कितने समय में 600 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 3600 रुपए हो जाएगा बोला गया। मेरे प्यारे दोस्तों, साधारण ब्याज जैसा सरल कोई चैप्टर नहीं है। हम हर एक चीज को 100 में देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। एक चीज बताओ, यदि मैं कहूं कि 600 अपने आप में 100 के बराबर है, तो 1% कितना होगा भाई? आप ही खुद बताओगे कि 600 यदि 100% के बराबर है तो 1% क्या 6 नहीं होगा क्या? आप कहोगे होगा भाई। 1% कितना होगा? 6 होगा। ब्याज की दर कितना है? तो आप कहोगे 6 है भाई, 6%। मुझे ब्याज बनाना कितना है? आप कहोगे 36। मैं गुणा करके देखा तो ये होगा 36। अब 36 में किस अंक का गुणा करोगे कि 360 हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 का। मतलब यही तो समय था मेरा, यही समय था कितना, 10 वर्ष का। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। और इस प्रकार से हम देखें सीजी टेट में 2024-25 में जो सवाल पूछे गए, ये इस लेवल में सवाल बने थे। ठीक है, लेकिन आगामी जो एग्जाम होगा उनमें बिल्कुल अलग हो जाएगा। हर बार आपको 4 पैटर्न के सवाल देखने को मिलेगा, कथन निष्कर्ष। दूसरा आपके पास सवाल रहेगा मिलान कीजिए। तीसरा आपको क्रम जमाने वाला। और चौथा जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपको सत्य कथन चुनने वाला होगा। इसके अलावा आपको कुछ चीज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो कंटिन्यू बने रहिएगा और कुछ बड़ा करेंगे यार, बवाल करेंगे इस बार, है ना। इस बार सिलेक्शन लेंगे ही, है ना। अब बिल्कुल नहीं रखे ध्यान देंगे ना, तो एचडी यादव पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ना है ना। अब वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नए पैटर्न, नए उम्मीद और नए जोश के साथ। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।